एवरीवन, अभी तक आप लोग चैप्टर 2 की 4 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें पहले 14 यानी कि 14 पॉइंट्स आपको क्लियर करवाए जा चुके हैं। अब हम 15वें पॉइंट से शुरू करते हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 21 पॉइंट्स हैं। तो 15वें पॉइंट का मतलब स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लास, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं और पिछड़े वर्ग जो है उनके कल्याण के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है या विशेष व्यवस्था भारतीय संविधान करता है। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का जो इतिहास रहा है उसमें कुछ विशेष जातियों को या धर्म को जो है खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजातियों को बहुत अधिक कन्फ्लिक्चुअल या विरोधाभास या भेदभाव की नीतियों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में जब भारत आज़ाद हो गया है तो अब आज़ादी के बाद हमने समाजवाद को अपनाया है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव किसी में नहीं होगा। सभी भारतीय संविधान में समान हो गए, सभी को विकास के बराबरी के मौके दिए जाएंगे। ऐसे में जो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं, वो जो या अल्पसंख्यक वर्ग हैं जो काफ़ी समय से पिछड़े हुए हैं, उनका इतिहास 1000-2000 सालों से लगातार पिछड़े हुए का इतिहास है। ऐसे लोगों के उत्थान के लिए भारतीय संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की। उनको न केवल संसद की सीटों में, विधानसभाओं की सीटों में, नौकरियों में, हर प्रकार की सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये लाई गई थी कि ताकि जो जातीय भेदभाव है, पिछड़ापन है, उसको ख़त्म किया जा सके। हालांकि जब B.R. अम्बेडकर इस तरह का प्रावधान संविधान में जोड़ रहे थे तो उन्होंने सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही ये रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की पॉलिसी रखी थी। उनका मानना है कि भारतीय सरकार इतने अच्छे तरीके से काम करेगी कि 10 वर्षों के अंदर अंदर हर प्रकार का जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव खत्म हो जाएगा, बराबरी के मौके दिए जाएंगे। तो आरक्षण वर्षों तक रखा गया था, लेकिन समय के साथ ये जो आरक्षण है एक राजनीतिक भूख हो गई, वोट लेने का एक जरिया हो गया विभिन्न जातियों से, विभिन्न धर्मों से। तो ऐसे में आरक्षण की व्यवस्था पिछले से बढ़ाई जा रही है। जैसे कि आरक्षण पूरे देश में, आरक्षण की जो व्यवस्था है दिसंबर 2019 में खत्म होने वाली थी, लेकिन फिर से उसे 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया 104 संविधान संशोधन करके। तो अब ये जो संविधान की व्यवस्था है रिजर्वेशन की 2030 तक हो गई है। तो ये इसीलिए कि फिर से 10 वर्षों तक हम रिजर्वेशन को लाकर जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं उनके जो भेदभाव उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप खुद भी एनालाइज कीजिए, क्या 2030 में आरक्षण खत्म हो जाएगा? आरक्षण खत्म नहीं होगा। क्या राजनीतिक दल, नेता अपने स्वार्थ के लिए, या आज आम लोगों में भी स्वार्थ आ गया है, जो क्रीमी लेयर में हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, पिछड़ी जातियों के भी, वो भी आरक्षण ले रहे हैं? तो ऐसे में क्या ये आरक्षण की व्यवस्था 2030 तक बंद हो जाएगी या फिर स्वार्थवश इसे लगातार जारी रखा जाएगा, चाहे वो नेताओं का स्वार्थ हो वोट के लिए? तो ये आपका सोचने का बिंदु है, आप सोचें घर पर इसे जरूर। अगला जो 16वां पॉइंट है वो है एक राष्ट्रभाषा, वन नेशनल लैंग्वेज। देखिए, भारतीय संविधान में तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दर्जा दी गई है। जो भारतीय कई बार MCQ में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता है, तो 22 भाषाओं को मान्यता है। परंतु देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश को किसी एक भाषा के सूत्र में जोड़ने के लिए हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि को बहुत अधिक प्रमोट किया जा रहा है। और इसके लिए संविधान में प्रावधान भी किए गए हैं कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार हिंदी का विकास करने के लिए पूरे देश में हिंदी को बढ़ चढ़कर सम्मान देगी, आगे लेकर आएगी, ऑफिशियल वन लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेगी, पूरे देश की एक भाषा बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि आपको पता ही है, भारत विभिन्न रीति रिवाजों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में किसी एक लैंग्वेज पर फोकस हो जाना एक देश की एकता के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भारतीय संविधान ने इसको रखा है सरकारों के सामने कि आप हिंदी भाषा, देवनागरी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलवाने का प्रयास करें। इसके बाद बच्चों आता है 16वां पॉइंट,
हाँ जी, 16वां पॉइंट जो है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। ये मैं फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये हमने ब्रिटिश संविधान से कानून का शासन लिया था। और कानून का शासन होता क्या है? ये कानून का शासन कहता है कि जो कानून है वो सबके लिए, किसी अमीर गरीब का, ऊंच नीचे का भेदभाव नहीं करता। कानून सबके लिए समान। प्रधानमंत्री है, कानून पूरी तरह से कोशिश करेगा कि सभी कानून जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि किसी प्रकार का कानून में ऐसा नहीं देखा जाएगा कि कानून किसी प्रकार की जानकारी को छिपा रहा है। और जो हमारी जुडिशरी होगी वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, बहुत ही आसान होगी, ऐसा रूल ऑफ लॉ कहता है। तो ये चार बातें जो है, इक्वालिटी अंडर द लॉ यानी कानून के सामने, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लॉ यानी कानून का पूरी तरह से पारदर्शी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, एक्सेसिबल लीगल रेमेडी यानी कि में किसी प्रकार के पाने के लिए आम व्यक्ति की पूरी पहुंच जो है होगी, ऐसा अब बच्चे अगला जो पॉइंट है हम करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, यानी कि इसको आप याद रखें बहुत अच्छे से। इसको कहेंगे प्रशासकीय ट्रिब्यूनलों की व्यवस्था। इसको याद रखना है, प्रशासकीय ट्रिब्यूनलों की व्यवस्था। ये प्रशासकीय ट्रिब्यूनल होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। एक पार्ट 11 में है और आर्टिकल 323A के अंदर आता है प्रशासकीय ट्रिब्यूनल। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि प्रशासकीय ट्रिब्यूनल जो हैं आते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब ये जान लीजिए ट्रिब्यूनल होते क्या हैं। बच्चों देखो, एक तो हमारी न्यायपालिका है, वास्तव में ये ट्रिब्यूनल, इनका काम न्याय देना होता है। तो आप कहेंगे कि जब हमारी न्यायपालिका है, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं, तो फिर ये प्रशासकीय ट्रिब्यूनल आने की क्या जरूरत है? तो देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार का विवाद, किसी पद को लेकर, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, किसी नदी, जैसे कावेरी नदी को लेकर बहुत अधिक विवाद है दो राज्यों के बीच में, या किसी मुद्दे को लेकर केंद्र राज्य सरकार के बीच में, दो राज्यों के बीच में आपस में विवाद हो जाए, 4-5 राज्यों के बीच में आपस में विवाद हो जाए, या 4-5 राज्यों का केंद्र सरकार से विवाद, तो इन विवादों को अगर कानूनी तरीके से निपटा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर राज्य सरकार नहीं निपटाएंगे। ऐसे मुद्दों को निपटाने के लिए एक अलग से प्रशासकीय ट्रिब्यूनल, सारी कार्यवाही होती है, वहीं पर वर्डिक्ट आते हैं, वहीं पर जो पूरी कार्यवाही होगी वहीं पर फैसले सुनाए जाएंगे, और जो फैसले आएंगे मान्य होते हैं। इसमें भी जो योग्यतापूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इस पैनल में ट्रिब्यूनल पैनल बैठते हैं। तो इस तरह से ये बनाए जाते हैं, किस लिए? केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच के विवादों को निपटाने के लिए, राज्यों के बीच के आपसी विवादों को निपटाने के लिए, या बहुत सारे राज्य केंद्र सरकार के बीच के विवाद को निपटाने, ये ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। या संघीय प्रणाली में केंद्र राज्य संबंधों को संतुलित करने के लिए ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए हैं। आगे एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, पीपल्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जनता का अपना संविधान। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान जो है वो कुछ लोगों ने, एक संविधान सभा ने, या बी अम्बेडकर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, ऐसा नहीं। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हम ये संविधान बना रहे हैं और इस दिन 26 नवंबर 1949 को खुद को अर्पित करते हैं और इसे आत्मसात करते हैं। यानी पूरा का पूरा बताया ये संविधान है, ये कुछ लोगों नहीं बनाया गया, जबकि बल्कि ये जो है जनता की चाह है। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? जनता का संविधान कहा जाता है। यानी कि जब संविधान बनाया जा रहा था, वास्तव में संविधान बनाने के लिए स्रोत अंतिम जो है वो यानी कि एमसीक्यू में भी कई बार आता है कि संविधान जो है अधिकार वो है, तो जनता उसका अंतिम स्रोत है। 20वां एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो आप यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, पंचायतों और नगर पालिका की संवैधानिक व्यवस्था। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में से पहले जो हमारे पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, अभी होने वाले भी हैं, तो इन इलेक्शंस में जो है इनका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि क्या प्रोसीजर होगा। तो पूरी तरह से स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। संविधान मतलब कि संविधान में लिखी न होने की वजह से पंचायतों की प्रणाली, इस वजह से इलेक्शन टाइम पर नहीं होते थे, अपनी मनमानी से कोई भी सरपंच ऐसे बन जाता था, या नहीं में गांव में हस्तक्षेप होता था। आम ऐसी संस्था नहीं थी जो गांव में शासन प्रणाली लाई जा कर सके, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो संविधान में लिखा कब गया? एक 73वां संविधान संशोधन हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन संविधान संशोधनों को आप जरूर याद रखें। एक 73वां संविधान, यहाँ मैंने 1972 कर दिया है, ये 1972 बिल्कुल भी नहीं है, 1992 है। ये मिसप्रिंट हो गया है।
ये रिपीट कर रही हूँ, 1992 है, 1972 नहीं है, मिस प्रिंट हो गया है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो है 1992 के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं की पुख्ता किया गया। इनका पूरा खाका ड्राफ्ट तैयार किया गया कि इलेक्शन कैसे होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, इनके वित्त और आय का साधन क्या होगा, किससे चुने जाएंगे, पंच होगा, पंच के साथ और मेंबर्स होंगे, उनका कितना कार्यकाल होगा, कौन समय से पहले हटाया जा सकता है, किस प्रोसीजर से हटाया जा सकता है, कौन कौन से पंचायत काम कर सकती है, ये पूरा लेखा जोखा जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। इससे क्या हुआ, ग्रामीण और जो छोटा शहरी क्षेत्र है यानी शहरों और गांवों से एक चुनी हुई कार्य प्रणाली या चुने हुए मेयर या चुने हुए जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं वो चुनकर जाने लगे, तो लोकतंत्र इससे और अधिक मजबूत हो गया। उससे पहले सिर्फ क्या था, राज्यों की विधानसभाओं के या फिर संसद के सदस्यों को ही चुना जाता था, आम ग्रामीण और शहरी स्तर पर चुनने वाली कोई इकाई नहीं होती थी। तो ये जो 73-74 1992 संविधान संशोधन हुए, इससे क्या हो, पंचायतें जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो सारी बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो गई। 21वां जो पॉइंट्स है यानी कि इसका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राइव फ्रॉम मैनी सोर्सेज, ये मतलब है अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान। ये आप चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, जितना चाहो इस पॉइंट में आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भारतीय संविधान जब जा रहा था तो किन किन तो से के मन से ये बना। इस तरह से क्या है हमारे जो ये चैप्टर है 21 पॉइंट जो है, इस 21वें पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा सा करूँगी नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको लेकर। तो ये आपका पूरा सेकंड चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में, ये बहुत अच्छे से आप कर लें। इसके अलावा आज तक ना ही तो कोई क्वेश्चन आया, तो इन पॉइंट को बहुत अच्छे से करें। इसका टेस्ट होगा आप लोगों का बहुत जल्दी और बताया जाएगा क्या क्या होगा। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊँ कि कौन सी चीज़ें किस तरह से थी। तो आप देख सकते हैं हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था, आप जिसका नाम है भारतीय संविधान के मूल लक्षण, ये हमने फर्स्ट वीडियो से शुरू किया था। टोटल 5 वीडियोस में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट यहाँ से था, और रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने बहुत अच्छे से जो पार्ट 1 वीडियो उसमें एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं कि संप्रभुता किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, लोकतंत्र क्या है और गणराज्य क्या है। अच्छे से फिर से आप कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट होती है उसकी कितनी फॉर्म होती हैं। इसके अलावा हमारा जो हमारा संघीय संविधान है ये एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, वो क्या है, कैसा है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कठोर और लचीला संविधान का मिश्रण है भारतीय संविधान, ये क्या होता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, तो आप इस पर फोकस रहें। जो 7वां पॉइंट है, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। आई थिंक स्टक ऑफ हो गया ये। आई थिंक स्टक ऑफ हो गया है, आगे चल नहीं रहा है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको ये लगभग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स करवा दिए गए हैं। तो आप जो है ध्यान रखें इसका। चलो अभी इसको यहाँ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। तो आप एक बार फिर से सारे चैप्टर्स आप देख लेंगे तो आपको सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, ऑलरेडी पहले हो चुका है सारा। तो ये आपके 21 पॉइंट हो गए, सेकंड चैप्टर खत्म हो गया और जल्दी आपका इसका MCQ टेस्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।